क्लास 10th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ आज के हिस्ट्री सेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है वो सत्याग्रह है, जो कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि महात्मा गांधी ने इस तरीके का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया अपनी जो आप समझो स्ट्रगल थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इनका ये जो तरीका था ये काफ़ी हटके था बाकी जितने भी तरीके आजमाए गए जब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे आज का लेक्चर जो है काफ़ी ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन चीज़ों को मेरे सामने शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ सत्याग्रह। बेसिकली सत्याग्रह ये जो है सत्याग्रह ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ हिंदी वर्ड सत्या। सत्या मीन्स ट्रुथ, ग्रह मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो सत्य के ऊपर, सच्चाई के ऊपर टिके रहना और सच्चाई की मदद से अपना जो मकसद है, अपना जो एम है उसको हासिल करना। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आपका एम, आपका मकसद सच्चा होगा और आपका तरीका सच्चा है तो सूनर और लेटर आपका जो मकसद है वो पूरा होगा ही होगा। उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेसिकली एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द डिमांड टू सर्च फॉर ट्रुथ। जैसा कि पहला पैराग्राफ बताता है कि ये जो आइडिया है सत्याग्रह का, ये जोर देता है सच्चाई की ताकत पे, सच्चाई की ताकत पे जोर देता है और मकसद जो है सच्चाई के ऊपर जोर देने का वो भी सच्चा है। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी को लगता था कि आज़ादी हासिल करने का हमारा ये जो मकसद है ये सच्चा है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है और हमारा जो तरीका होना चाहिए इस मकसद को हासिल करने के लिए वो भी सच्चा होना चाहिए। तो उनकी नज़र में सच्चा मकसद क्या था, सच्चा तरीका क्या था सच्चा मकसद हासिल करने के लिए, वो था पीस एंड नॉन वायलेंस। इट सजेस्टेड दैट इफ cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. उनका मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपका मकसद नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, तो फिज़िकल फोर्स इस्तेमाल करने का कोई आप समझो कारण नहीं बनता है। अगर हम फिज़िकली किसी को हार्म करेंगे, फिज़िकली हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो फिर सच्चा नहीं रह जाएगा। तो हमारा मकसद अगर सच्चा है तो हमने क्या करना है, हमने सच्चाई से ही उस मकसद को हासिल करना है, विदाउट आस्किंग वेनिगेंस और बीइंग एग्रेसिव। विदाउट आस्किंग वेनिगेंस। अभी वेनिगेंस क्या होता है? वेनिगेंस होता है रिवेंज, बदला। उनका मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स आपको हार्म कर रहे हैं फिज़िकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी यहाँ से एग्रेसिव होना है, हमको भी मार धाड़ पे उतर जाना है। हमने क्या करना है, हमने अपने तरीके से नॉन वायलेंट रहना है। हमने वो सारी नॉन वायलेंट चीज़ें करनी है जिनसे अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और अल्टीमेटली हम उनको आज़ादी दे देंगे। तो उनका जो तरीका था नॉन वायलेंट, वो तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि उनका मानना था कि अगर आप अपने गुड्स का इस्तेमाल करोगे, लोकल जो हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल अगर आप करोगे, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं उन सब का बाइकआउट करोगे आप, तो
इससे क्या होगा, इससे अंग्रेज़ों के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। उनकी जो इकॉनमी है, उनकी जो माली हालत है, वो ख़राब हो जाएगी। तो वो अपनी जगह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो ये भी बदले में कुछ हमको नुकसान कर सकते हैं। ठीक है। ए सत्याग्राही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ए सत्याग्राही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उनका मानना था कि अगर सत्याग्राही जो होगा, क्योंकि उनका मानना था कि सत्याग्राही बनना कोई कोई मामूली बात नहीं है। सत्याग्राही बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको काफ़ी सब्र रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। आपको सच्चा होने की काफ़ी ज़रूरत है। यू हैव टू बी वेरी, आप समझो, काम। आपका जो नेचर है, आपका जो टेम्परामेंट है, आप वो काफ़ी काम होना चाहिए। तभी जाके आपके अंदर सत्याग्राही बनने के वो गुण आ सकते हैं। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ओप्रेसर। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, हमने जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है उसको एहसास दिलाना है कि आप जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो ये ठीक बात नहीं है। हमने थकना नहीं है, कंटिन्यूसली उस बात को दोहराना है, उसको बताना है कि ये जो जुल्म आप कर रहे हो इससे आपका फ़ायदा तो होगा कुछ टाइम तक, मगर अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, द कॉमन पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ। जैसा पीछे हमने डिस्कस किया अभी कि उनका मानना था कि आपको कंटिन्यूसली परsuade करना है, कंटिन्यूसली बताना है ऑपरेसर को कि आप सच्चाई को देखो, क्योंकि जब तक ना आप सच्चाई को देखोगे तब तक आप हमारे ऊपर जुल्म करोगे ही करोगे। जो ही आपको सच्चाई का पता चल जाएगा तो आप जुल्म करना बंद कर दोगे। मतलब कहने का मतलब है कि एहसास दिलाना है, एहसास दिलाने की ज़रूरत थी। महात्मा गांधी का मानना था कि हमको एहसास दिलाना है ऑपरेसर को कि आप जो कर रहे हो वो सच्ची बात नहीं है। ठीक है। ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वैसा ही महात्मा गांधी का भी मानना था कि सूनर और लेटर कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि सच्चाई की जीत होगी ही होगी। ठीक है। क्योंकि झूठ कितने भी टाइम क्यों ना चले, और ऐसा वक्त भी आता है जब सच्चाई का पर्दा जो है ना वो सबके सामने उठ ही जाता है और सबको सच्चाई का पता चल ही जाता है। वैसा मानना महात्मा गांधी का भी था। महात्मा गांधी हैड ए स्ट्रॉन्ग विल दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और उनका मानना था कि अगर सारे हिंदुस्तान के नागरिक क्या करें, इस धर्मा को, अब देखो कितना कितना बड़ा स्टेटस दिया था उन्होंने इस सत्याग्रह को। अब आप समझो, धर्मा का नाम दिया था, मतलब एक ऐसी चीज़ थी जिसको हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को धर्म समझ के करना है। धर्म समझ के मतलब कि उनको सच्चाई के लिए जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा, पीस एंड नॉन वायलेंस। तभी जाके जो है ना हम अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। तो अब तभी जाके महात्मा गांधी का इतना बड़ा स्टेटस है, क्योंकि हम मानते हैं फादर ऑफ नेशन। अब देखिए महात्मा गांधी जो थे फादर ऑफ नेशन ऐसे ही तो नहीं बने, कोई ना कोई क्वालिटी थी तो थी उनमें ना। तो ये क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उनको जो है पूरी दुनिया में आज भी याद किया जाता है, उनका जो योगदान है उस योगदान के लिए। अब हम पढ़ेंगे आगे कि उन्होंने ये जो सत्याग्रह है, ये जो तरीका है, कहाँ कहाँ पे अपनाया। अब देखिए कुछ मोमेंट्स थे जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने इस तरीके को कुछ जगहों पे पहले इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में उसका इस्तेमाल किया गया। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन ए नंबर ऑफ प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। जैसे इन द ईयर 1917, 1917 की बात है, ही ट्रेवल टू चंपारण। चंपारण इन बिहार, एक जगह है चंपारण बिहार के अंदर, वहाँ पे गए वो
टू इंस्पायर द पीजेंट्स। वहाँ पे जाने का मकसद क्या था? क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान की जो नब्ज़ है, हिंदुस्तान की जो सोल है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है, वो कहाँ बसती है? वो बसती है गांव के अंदर। क्योंकि जब तक ना गांव के लोग जागेंगे, तब तक हिंदुस्तान को आज़ादी मिलना इतना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले वो वहाँ पे गए, चंपारण बिहार में। वहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको इंस्पायर किया। उनको बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिनसे वो भी जागरूक हो गए। उनको भी लगा कि हमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो उस टाइम पे उनका हक क्या था? आज़ादी हासिल करना। ठीक है। टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है। उसके ये जो उनका ट्रैवल करने का जो मकसद था वहाँ पे चंपारण बिहार में, वहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम था, मतलब जो उनका जो खेती बाड़ी किया करते थे वहाँ के किसान, उनका जो सिस्टम था उतना अच्छा नहीं था। मतलब अंग्रेज़ों का जो काम कराने का तरीका था उतना अच्छा नहीं था। मगर महात्मा गांधी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लेटर इन द ईयर, उसी साल 1717 की ही बात है, ही ऑर्गेनाइज्ड अनदर सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गुजरात का रुख किया। वहाँ पे क्या किया उन्होंने? हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। वहाँ पे जो किसान थे, उनकी जो क्रॉप उनका जो उनकी जो फसल थी, उनका जो क्रॉप था, वो फेल हो गया था किसी कारण से। एंड प्लेग्यू एपिडेमिक, और एक बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया था उनका। द पीजेंट्स ऑफ खेदा प्लेस वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग फॉर द रेवेन्यू कलेक्शंस टू बी रिलैक्स्ड। ठीक है। अब देखिए, फसल भी ख़राब हो गई, महामारी भी आ गई। ठीक है। जिसकी वजह से उनकी फसल जो थी वो उतनी बनी नहीं। अब उस टाइम पे सिस्टम क्या था कि जब भी किसान कोई खेती करता था, उसका कुछ हिस्सा क्या कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो था उनका, वो अंग्रेज़ों को रेवेन्यू की शक्ल में देना पड़ता था। तो इस साल क्या हो गया? इस साल ये दो आपदाएं आ गई उनके ऊपर। एक तो फसल ख़राब हो गई और दूसरी बीमारी आ गई, जिसकी वजह से उतनी फसल नहीं निकली। तो वहाँ पे फिर महात्मा गांधी जब गए तो उन्होंने उनसे कहा कि आप आवाज़ उठाओ कि अंग्रेज़ जो हैं आपसे इस साल का रेवेन्यू इकट्ठा न करें, क्योंकि उतनी फसल नहीं निकली थी ताकि वो अपना जो रेवेन्यू है उनको वापस दे सकें। उसके बाद 1918 की बात है। इन द ईयर 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स एट द मिल। ठीक है। 1818 में फिर वो अहमदाबाद गए। वहाँ पे भी उन्होंने ये तरीका जो है, वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे, वहाँ की जो फैक्ट्री थी, वहाँ की जो मिल थी, वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, उनसे कहा कि आप ये तरीका अपनाओ, आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है सभी बच्चों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूसली अपनी नोटबुक्स पे इन सारे लेक्चर्स को नोट कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।